ऑल द हाँ हाँ बिल्कुल सही। सर्किल को ऐसे डिफाइन करते हैं, सर्किल इज द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन ए प्लेन, ठीक है, राइट। यस और सर। अगर प्लेन नहीं डालेंगे तो स्फीयर का डिफिनेशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। यस सर। लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट इन ए प्लेन, उस फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर, और फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। क्लियर है? यानी अगर हम लोग बात करें तो ये है हमारा सर्किल, ठीक है, अगर ये सर्किल है और ये सेंटर है, मान लो सेंटर एक फिक्स पॉइंट है जिसको ओ नाम दिया, तो सारे जो पार्टिकल है ना हमारे, ठीक है, क्या ये बात करें, ये बात कर दें, मान लो पी नोट है, ये पी है, तो ओपी नोट सब बराबर है, ठीक है ना भाई, ओके। तो एक तो बात हो गई कि सर्किल, तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्किल पर मूव करता है तो उसके मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन मींस व्हाट, तो पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्किल और पार्ट ऑफ सर्किल, ठीक है, पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कम्फरेंस ऑफ ए सर्किल और इट्स पार्ट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है भाई। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, और उस रेफरेंस लाइन से इंस्टैन्टेनियस रेडियस वेक्टर का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन, थीटा को क्या बोलते हैं, ये रेफरेंस लाइन है, समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं एंगुलर, थीटा को क्या बोलेंगे एंगुलर पोजीशन, ठीक है भाई, ओके। तो ये हो गया एंगुलर पोजीशन, यानी रेफरेंस लाइन के साथ जो भी एंगल बनता है स्टैंडिनियस एंगल को ये एंगुलर पोजीशन बोलते हैं। और स्टैंडिनियस एंगल का जो रेट ऑफ चेंज होता है वो कहता है एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा इज व्हाट डी थीटा बाई dt, क्लियर है भाई। यस सर। और ओमेगा का जो रेट ऑफ चेंज होता है उसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज डी ओमेगा बाई dt, क्लियर है भाई, ठीक है। तो किसी भी सर्कुलर मोशन के पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसमें ये सब टर्म होता है, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है भाई, ओके। और जानते हो पूरे सर्कुलर मोशन का जो काइनेमेटिक्स है वो बिल्कुल लीनियर मोशन की तरह है। जैसे मान लो अगर मैं कहूं ओमेगा अगर कांस्टेंट हो जाए, अगर मान लो वी कांस्टेंट हो जाता है तो मोशन को क्या नाम देते हो, किसी लीनियर मोशन में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो मोशन को क्या नाम देते हैं भाई, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। हाँ। तो उसी तरह से किसी सर्कुलर मोशन में अगर ओमेगा कांस्टेंट हो जाए तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा थीटा, चेंज इन एंगल इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा अगर कांस्टेंट हो जाता है तो उसको क्या नाम देते हो, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, सर्कुलर मोशन। हाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ओमेगा कांस्टेंट हो, ठीक है भाई। किसी भी सर्कुलर मोशन में ओमेगा अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो वी विल कॉल इट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी थीटा का जो रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है भाई, ठीक है। यस सर। और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा क्या है, ओमेगा का जो रेट ऑफ चेंज है उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई, ठीक है, यस सर। हाँ। और अगर अल्फा कांस्टेंट हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। सॉरी सर, रिपीट कर दीजिए। इफ अल्फा बिकम्स कांस्टेंट वी कॉल इट सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, यस सर। राइट। तो ओमेगा का कांस्टेंट होना और अल्फा कांस्टेंट होना दो अलग अलग चीजें, समझ में आ रही ना बात, आ रही बात समझ में। यस सर। ओमेगा कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और अल्फा कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, क्लियर है भाई, यस सर। हाँ। अब देखो यहाँ पे एक पैरेलल है, सर एक लीनियर मोशन, लीनियर मोशन तुम लोग अच्छे से जानते हो तो मुझे तुम गाइड करोगे, ठीक है। सर्कुलर में मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन में पोजीशन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और सर्कुलर मोशन में पोजीशन को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को चेंज इन पोजीशन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एफ माइनस एक्स आई बोलते हैं ना भाई। यस सर। सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज होता है वो वेलोसिटी होता है, वी होता है ds बाई dt, याद है,
तो यहाँ पे ओमेगा क्या होगा, ठीक है। वहां पे एक्लेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी होता है। यहाँ क्या होगा, अल्फा इजिकल टू डी ओमेगा बाई डी टी। क्लियर है, बोलो। यस सर। हाँ, यस सर। तो ये तो टर्म का इक्विवेलेंस हो गया। इसके बाद मोशन का इक्विवेलेंस, वी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, या ओमेगा कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, वी कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मोशन, राइट। ओमेगा कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ। अच्छा ये बताओ, वी अगर कांस्टेंट हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी टू टाइम होता है ना। यस सर। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होगा, ओमेगा इनटू टाइम। यानी देखो सारे इक्वेशन वैसे ही करने हैं, जहां एस आ रहा है वहां डेल्टा थीटा लेना, जहां वी आ रहा है वहां ओमेगा लेना, जहां ए आ रहा है वहां अल्फा लेना है। समझ में आ रही बात। बाकी पूरा सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स लीनियर मोशन को ही फॉलो करेगा, बस ये चेंजेस लगा देने आपको, ठीक है भाई। ओके। अच्छा ये बताओ, वेलोसिटी कांस्टेंट तो हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अगर मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, इक्वेशन कांस्टेंट है, तो उसको क्या नाम देते हो, अगर इक्वेशन कांस्टेंट हो जाता है तो क्या नाम देते हैं उसको, बताओ। ए कांस्टेंट को क्या बोलते हैं भाई, कांस्टेंट एक्लेशन मोशन, यही बोलते हैं ना भाई। या मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्लेशन, यूनिफॉर्मली एक्लेटेड मोशन, बिल्कुल सही। इसमें क्या सब इक्वेशन यूज करते हैं, एक तो यूज करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद है। यस सर। एक और क्या यूज करते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक और क्या यूज करते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये सब यूज करते हो ना, यस सर। याद है, राइट। तो बताओ, अगर अल्फा कांस्टेंट हो जाए तो क्या क्या यूज करेंगे बताओ। ओमेगा फाइनल को अगर मैं ओमेगा लिख दूं, ओमेगा इनिशियल को ओमेगा नॉट लिख दूं, तो ऐसे लिख देते हैं हम लोग। समझ में आया, समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल इसका करस्पॉन्डेंस है। जहां v आ रहा है वहां ओमेगा आ रहा है, जहां u आ रहा है वहां इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आ रहा है, ए के जगह पे अल्फा आ रहा है और टाइम आ रहा है, सब कुछ वही है। समझ में आ रहा है, यस सर। हाँ। सो वी कैन गेट इट इन द सेम वे, ठीक है। ओके, इसी तरह से बताओ डेल्टा थीटा का क्या क्वेश्चन बनेगा, अल्फा अगर कांस्टेंट हो जाए तो डेल्टा थीटा यानी एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या क्वेश्चन बनेगा भाई, बताइए। अरे ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ना, तो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या, अरे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर का ही ट्रांसफॉर्मेशन है ना ये, गेटिंग माय पॉइंट। सर ये दोबारा से बता दीजिए, नहीं आया। अरे कांस्टेंट इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बताओ क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो याद होगा ना। यस सर। तो वैसे ही अगर अल्फा कांस्टेंट हो जाए तो क्या इक्वेशन बनेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या इक्वेशन बनेगा, यू के जगह पे ओमेगा नॉट आ जाएगा, ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। यस सर। और ए के जगह पे अल्फा आ जाएगा, तो क्या इक्वेशन बनेगा, सर अल्फा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बिल्कुल सही, ठीक है। इसी तरह से बताओ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का क्या इक्वेशन बनेगा, यही बनेगा ना। वहां क्या यस होता था, सर। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो यहाँ क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, राइट। यस सर। ठीक, ठीक है। अच्छा जानते हो कांस्टेंट एक्लेशन में जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है u प्लस वी बाई टू, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट अल्फा है तो ओमेगा ओमेगा एवरेज क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई टू, ठीक है, ठीक है भाई, राइट। यस सर। ठीक है, तो चलो अब इन्हीं क्वेश्चन को एक दो क्वेश्चन में यूज करूं मैं। मतलब देखो सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन में
बस डिफरेंस टर्म्स का होता है, और काइनेमेटिक्स बिल्कुल वही फॉलो होता है जो लीनियर मोशन में फॉलो होता है, ठीक है। सर खाली ये है, अल्फा ये एवरेज, अल्फा अगर कांस्टेंट अल्फा एवरेज होगा तो फिर अल्फा का मतलब वो है एंगुलर एक्लेशन जो कि कांस्टेंट है, तब ये सब बातें कही है, ओके। ठीक है। तो अगर वेज वेलोसिटी निकालते हैं कांस्टेंट एक्लेशन मोशन में, तो होता है u प्लस वी बाई टू। क्या होता है, ठीक है भाई। यस सर। कांस्टेंट एक्लेशन मोशन में अगर हम पूछो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो इनिशियल और फाइनल का बाई टू हो जाता है। तो अगर मैं कहूँ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्लेशन है, तो एक ओमेगा एवरेज क्या होगा, तो क्या बोलोगे, ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, या ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात क्लियर है सबको। यस सर। In this analysis omega naught is representing initial angular velocity, क्लियर है। यस सर। हाँ, तो अगर अल्फा कांस्टेंट हो जाए तो ओमेगा एवरेज हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई टू, ओमेगा का मतलब फाइनल ओमेगा, ठीक है। डन। एक क्वेश्चन करें इस पे। यस सर। हाँ, एक क्वेश्चन लिखो जरा, ठीक है। इन ए सर्कुलर मोशन, ठीक है, इन ए सर्कुलर मोशन एंगुलर एक्लेशन इज कांस्टेंट इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 0.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है भाई, ठीक है, यस सर। ठीक है। ये पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट रिवॉल्यूशन, what is the time required for first revolution, and what is the average angular velocity during first revolution। दोनों पार्ट क्लियर है ना। यस सर। बताओ, अल्फा अगर 0.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है, तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, और उस कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, बताओ। बताओ, कर रहे हो। सर एक टाइम बात, का ओमेगा अपॉन, मतलब ओमेगा अपॉन 1.0.5 नहीं आर। नहीं, टाइम कितना आ रहा है, टाइम तो तुम्हारा पाई के टर्म में न्यूमेरिकल आंसर आएगा। अच्छा सर, जस्ट मैंने। हाँ बताओ, बताओ एक कंप्लीट सर्किल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है भाई, रेडियन में। अगर एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन कंप्लीट सर्किल। सो 0। अरे जीरो कैसे होगा भाई, 2 पाई होगा ना। अच्छा सर्कुलर, यस सर। देखो ये सर्कुलर मोशन है, अगर हम यहाँ से चले हैं और हम
घूम करके यहीं आ गए, तो कितना एंगल घूम गए? 2 पाई हो गया ना भाई। यस सर, यस सर। तो डेल्टा थीटा तो 2 पाई है, और कांस्टेंट, यानी ये देखो ये चीज हमको पता है, ये पता है, ठीक है, यस सर। और अल्फा भी पता है। क्यों? तो 0.5 रेडियन। दिया हुआ है, ठीक है। ओमेगा नॉट क्या दिया है? तो 0। हाँ ये भी पता है, क्योंकि रेस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस दिया हुआ है। तो एक ही चीज बचा, कौन बचा? सर वो टी है सर, वो तो कैलकुलेट हो जाए। बस तो बताइए क्या है, कितना आ गया? मुझे लग रहा है ये आ रहा है 4 पाई बाय अल्फा। नहीं, अल्फा 0.5 है, तो √8 पाई आ गया, √8 पाई सेकेंड। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ। अब अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस मोशन, तो क्या बोलेंगे? व्हाट इज द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस मोशन, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डेल्टा सर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। बिल्कुल, ठीक है, यानी 2 पाई बाय √8 पाई, तो ये हो गया तुम्हारा √π/4, राइट? नहीं, ठीक है। यस सर। हम्म, नहीं, टी निकाल ही लिए हैं, डेल्टा थीटा 2 पाई है, ये टी तो आया है √8 पाई ना। यस यस, स्क्वायर करके। यस, ठीक है, तो तुम्हारा आ गया क्या? √π/2, राइट? यस सर। रूट पाई, नहीं 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 नहीं, पूरा रूट के अंदर √π/2, राइट? सर मेरा π/2 आ रहा है। π/2 कैसे आ जाएगा? देखो डेल्टा थीटा 2 पाई है ना, यस सर। और टाइम तो निकाल ही लियो, तो 2 पाई बाय √8 पाई कितना आ गया? सर स्क्वायर कर दीजिए ऊपर नीचे। हाँ, तो रूट के अंदर π/2 आएगा ना। यही तो यस टाइम सर। बचा, ये हो गया हमारा एवरेजिंग, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि बिल्कुल जैसे तुम लोग नॉर्मल मोशन में करते हो ना, सर्कुलर मोशन में वही सब काम करना है। खाली डिफरेंस ध्यान रखना है कि जहां वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, जहाँ वेलोसिटी होता था फाइनल वेलोसिटी वहां पे ओमेगा होगा, जहाँ यू होता है वहाँ ओमेगा नॉट होगा, जहाँ ए होता है वहाँ अल्फा होगा, जहाँ वी है ओमेगा होगा, यही और क्या नहीं। यस सर। बाकी तो जानते ही हो ना भाई। तो इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। रोटेशन में भी यही यही लगता है। रोटेशनल काइनेमेटिक्स इज सेम एज काइनेटिक्स सर्कुलर मोशन, क्योंकि रोटेशन में भी हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन ही कर रहा होता है, ठीक है भाई। यस सर। हाँ, तो ये सब इक्वेशंस हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, जो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन को हम लोग रिलेट कर सकते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब दूसरा चीज ये आता है सर्कुलर मोशन के एनालिसिस में, व्हाट इज द रिलेशन इन लीनियर पैरामीटर एंड एंगुलर पैरामीटर। ठीक है, यानी एक सर्कुलर मोशन में लीनियर पैरामीटर एंगुलर पैरामीटर तो होता ही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो होता ही है, एंगुलर वेलोसिटी तो होता ही है। क्या उसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है? बताओ। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा क्या किसी टाइम होगा में? सर। होगा होगा। सर। तो अब उनमें क्या रिलेशन है ये हम जानना चाहते हैं, ठीक है भाई। तो वहां पे कुछ बातें हैं, तो लिखो, टॉपिक का नाम दो, रिलेशन इन लीनियर पैरामीटर एंड एंगुलर पैरामीटर इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, ओके। यस सर। सबसे पहले चलो ये काम करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकालते हैं। इस सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है ना वो आर है, ठीक है, ओके। और यस सर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लो डेल्टा थीटा है।
मतलब टाइम जीरो पे मान लो यहाँ था पी नॉट पे और अभी पी पे आ गया, ये सेंटर को ओ से नाम दे दिया। तो बताओ अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा ये वेक्टर। यस सर। तो क्या रिलेशन होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट और इसमें, मतलब एस और डेल्टा थीटा में क्या रिलेशन होगा? सर अगर डेल्टा थीटा एक्सट्रीमली स्मॉल है तो दोनों इक्वल होंगे। हाँ नहीं, जनरल डेल्टा से पूछ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं बहुत छोटा हो। सर डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा थीटा मल्टीप्लाई बाय आर। ये देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये मान लो एन है, तो पी नॉट पी इज ट्वाइस ऑफ एन पी, ऐसा बोल सकते हैं। यस सर। अब ये हो गया डेल्टा थीटा बाई टू, ये आर हो गया, तो ये देखो ये डिस्टेंस हो गया आर साइन डेल्टा थीटा बाई टू, ठीक है। एस हो गया टू पी एन, समझ में आ रहा है, यानी टू इंटू आर साइन डेल्टा थीटा बाई टू, समझ में आ रहा है क्या? क्या भाई? ओके। ये इन जनरल लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन होता है, समझ में आ गया? यस सर। तो ये टोटल डेल्टा थीटा है, तो ये एंगल तो डेल्टा थीटा बाई टू हो गया ना भाई, नहीं? तो ये ट्रिग्नोमेट्री लगाया मैंने इस ट्रायंगल का ओपीएन का, ये तो आर है, ये हाइपोटेन्यूज आर हो गया, ये परपेंडिकुलर है पीएन, तो हाइपोटेन्यूज इनटू साइन ऑफ एंगल इज परपेंडिकुलर होता है ना भाई। यस सर। तो आर साइन डेल्टा थीटा बाई टू पीएन हो गया, तो यहाँ रख दिया हमने, तो टू आर साइन डेल्टा थीटा बाई टू डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। ओके। यस सर। ठीक है, यानी अगर एक क्वेश्चन पूछो बताओ, ठीक है, एक क्वेश्चन बताओ मुझे, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीटर, ठीक है भाई, यस सर। ठीक है। ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस व्हाट? 5 मीटर। हाँ, व्हाट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट till it covers quarter of circle? बताओ, what is the linear displacement till it covers quarter of circle? क्या बोलोगे? गेटिंग माय क्वेश्चन? यस समझ सर। आ रहा है? हाँ बताओ। यस सर। रेडियस क्या दिया है यहाँ पे? सर 5 मीटर। r is given 5 मीटर, ठीक है। क्वार्टर ऑफ सर्किल का मतलब डेल्टा थीटा क्या दिया है? सर पाई बाय 2। यस, बिल्कुल सही। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ऐसे तो तुम ज्योमेट्री से भी बता सकते हो, बाकी फॉर्मूला से भी बता सकते हो, क्योंकि 90 है तो 90 बड़ा पॉपुलर एंगल होता है, तो ज्योमेट्री भी इसकी अच्छी बन रही है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दोनों तो बराबर हो जाएंगे ना, तो सीधा पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, बाकी तुम फार्मूला सर से भी निकाल। 5 हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट, क्योंकि ये 5 है, ये भी 5 है, 5√2 आ गया, और यहाँ फार्मूला से देखें तो एस इक्वल टू व्हाट, 2 × 5 इंटू साइन ऑफ π/4। यू नो साइन π/4 कितना होता है? सर 1/√2। बस, तो 5√2 आ गया, ठीक है। और अगर तुम ऐसे सोचो, ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो कितना होगा, √2r होगा ना। यस सर। ऐसे ही बोल सकते, समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो जानते हो किसी भी सर्कुलर मोशन में जो लीनियर पैरामीटर होते हैं और एंगुलर पैरामीटर होते हैं, उनमें रिलेशन होता है, उनमें रिलेशन होता है, उसी को क्लासिफाई करने जा रहे हैं हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ। इसके अलावा वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है? v इक्वल टू ओमेगा r होता है। क्या होता है? v इक्वल टू ओमेगा r, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। और जब हम लोग एक्सेलरेशन की बात करते हैं ना, देखो v इक्वल टू ओमेगा r, क्लियर है? सर्कुलर मोशन में अगर वेलोसिटी v है पार्टिकल की,
और एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस ओमेगा है, तो वेलोसिटी और ओमेगा में क्या रिलेशन है? v इक्वल टू ओमेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. हाँ, और ओमेगा का जो रेट ऑफ चेंज उसको अल्फा बोलते हैं। तो जो टेंजेंट के अलोंग, जैसे इस पॉइंट पे है मान लो, तो इस तरफ जो एक्लेशन होता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्लेशन। ठीक है, लिख लो। इन ए सर्कुलर मोशन द कंपोनेंट ऑफ एक्लेशन अलोंग टेंजेंट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्लेशन। ठीक है, Yes, sir. लिख रहे हो? इन Yes, ए sir. सर्कुलर मोशन द कंपोनेंट ऑफ एक्लेशन अलोंग टेंजेंट इज कॉल्ड क्या? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इन ए सर्कुलर मोशन the component of acceleration along tangent is called tangential acceleration, which is given as at is equal to r alpha and is also equal to rate of change of speed. ठीक है भाई? Yes, sir. ठीक है, in a circular motion the component of acceleration along tangent is called क्या? Tangential acceleration. हाँ, and is given as at is equal to r alpha. ठीक है, is also equal to rate of change of speed. यानी जो at है ना, स्पीड का मतलब d mod of v by dt के बराबर है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड वेक्टर के साथ मॉड लगा दिया तो स्पीड बन गया, तो स्पीड के रेट ऑफ चेंज के बराबर है, वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज के नहीं। समझ में आ रहा है ना? Yes, मतलब sir. टेंजेंशियल एक्लेशन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ एक्लेशन, तो टेंजेंशियल एक्लेशन इज आल्सो इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। समझ में आ रही बात? ओके, Yes, sir. ठीक है। टेंजेंशियल एक्लेशन इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। क्लियर है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो ये है। इसके अलावा जो सेंटर की तरफ एक्लेशन होता है उसको बोलते हैं एसी। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्लेशन। लिख लो, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्लेशन। एक्लेशन टुवर्ड्स सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है भाई? Yes, sir. दैट इज गिवन एज AC इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r या ओमेगा स्क्वायर इंटू r। दोनों एक ही बात है। क्यों? v को ओमेगा r लिख दोगे तो ये बन जाएगा, नहीं? राइट? ये किधर होता है? सेंटर की तरफ। अभी इस तरफ है मान लो, राइट? तो इसको AC Yeah. बोल रहे हैं। यानी जो नेट एक्लेशन होगा इनका रिजल्टेंट होगा AC और AT का। ठीक है, क्या फॉर्मूला बन जाएगा नेट का? Sir, root over 80 square हाँ, plus यानी नेट AC square. लीनियर एक्लेशन लिख लो। नेट लीनियर एक्लेशन इज गिवन एज व्हाट? अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ठीक है भाई? राइट? Yes, sir. हाँ, अच्छा एक चीज और बताओ। ठीक है, और इस नेट एक्लेशन का टेंजेंशियल डायरेक्शन से क्या एंगल होगा? मान लो ये थीटा है तो, या फाई है, तो टेन फाई क्या होगा? टेन फाई इक्वल टू AC बाई AT। क्लियर है? ये जो नेट एक्लेशन है ना, वो मान लो फाई एंगल बना रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन का, किसके साथ? तो टेन फाई क्या होगा? AC बाई AT। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो AT क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा क्या होता है? इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हाट इज अल्फा? देवांश बताओ, अल्फा क्या Yes, होगा? sir. इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा? Sir, constant. अरे भाई, ओमेगा कांस्टेंट होता है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, अल्फा क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिफाइन ही यही होता है ना, जिसमें ओमेगा कांस्टेंट होता है, तो उस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो वी कॉल इट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दैट मींस इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओमेगा इज कांस्टेंट। सो इफ ओमेगा इज कांस्टेंट व्हाट इज अल्फा? अरे अल्फा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा होता है ना भाई, तो जब कोई क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? So, 0. जीरो। तो अल्फा क्या हो गया? जीरो। अगर आपसे पूछें बताओ एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्लेशन क्या होगा, तो क्या बोलोगे? बताओ।
बताइए भाई। अरे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखा तो तो है, जीरो हो आराम। जाएगा। जीरो हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो बोलो ना ये, फटाफट बोलो। ठीक है, जितना बोलोगे ना उतना कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छा रहेगा उतना लॉन्ग टर्म में। ठीक है, यस सर। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अल्फा इज जीरो, दैट्स व्हाई एटी इज जीरो। यानी जो भी एक्लेशन है वो क्या है? तो सेंट्रीपिटल है। बस लिख लो इस बात को, लिख लो। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अल्फा इज जीरो, दैट मींस इट हैज ओनली टेंजेंशियल एक्लेशन, सेंट्रीपिटल एक्लेशन। ठीक है, ओके। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अल्फा इज जीरो, दैट मींस इट हैज ओनली व्हाट? क्या? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यस, ये ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन अगर ओमेगा नॉन यूनिफॉर्म है तभी जाके 80 होगा। ठीक है, और ये लिख लो, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज बोथ टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्लेशन। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज बोथ टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब आ रहा है अगर तुम लोग को समझ में, या तो एक क्वेश्चन करें। यस सर। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, एन एथलीट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, एन एथलीट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 मीटर। ठीक है, यस सर। एन एथलीट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस हाउ मच? 50 मीटर। 50 मीटर। ठीक है, changing his speed at the uniform rate of, changing his speed at the uniform rate of 2 meter per second square। ठीक है, ओके। यस सर। An athlete starts from rest on a circular track of radius how much? 50 मीटर। 50 meter, changing his speed at the uniform rate of what? 2 मीटर पर सेकंड। हाँ, ठीक है। After what time, ठीक है, instantaneous acceleration makes equal angle with tangent and radius। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड दिया हुआ है, यानी डी मॉड ऑफ वी बाई डी टी दिया हुआ, कितना दिया है? 2 है ना भाई? यस सर। ये दो इंफॉर्मेशन दिया है और पूछा कितनी देर के बाद जो नेट एक्लेशन है वो टेंजेंट और रेडियस के साथ इक्वल एंगल बनाएगी। ठीक है, बताओ। आफ्टर व्हाट टाइम द नेट एक्लेशन मेक्स इक्वल एंगल विद टेंजेंशियल एंड रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, टेंजेंशियल एंड रेडियल डायरेक्शन। आफ्टर व्हाट टाइम द नेट एक्लेशन मेक्स इक्वल एंगल विद टेंजेंशियल एंड रेडियल डायरेक्शन। ठीक है भाई, यानी मैं कह रहा हूँ कि ऐसा पॉइंट ढूंढना है, तो मतलब ऐसा टाइम ढूंढना है। मान लो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे एसी तो इधर है यस सर। और एटी किधर है? इधर है ना? तो हमारा जो नेट एक्लेशन है, जो एसी और एटी का रिजल्टेंट है, वो तो ये हो गया ना भाई। नहीं, यस सर। तो नेट एक्लेशन क्या कर रहा है? दोनों के बीच में है, बिल्कुल ऐसा ही कह रहा है ना? यस सर। तो बताओ ये एंगल कितना हो गया? 45। हाँ, यानी 5 हो गया 45। समझ में आ रहा है ना? अब ये देखो, मैंने 5 की बात की थी ना, 10 5 क्या होता है? 10 5 होता है ना, एसी बाई एटी। यस सर। तो 10 45 इज एसी बाई एटी। 10 45 1 हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब क्या हुआ? सो AC इस इक्वल्स टू 80। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। अच्छा 80 कुछ दिया हुआ है क्या यहाँ पे? 80 तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ही होता है। यस सर। तो 80 क्या हो गया? 80 तो दे ही रखा है डायरेक्टली, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड दिया हुआ है ना हमको। देखो मॉड ऑफ वी का मतलब स्पीड होता है ना भाई। यस सर। तो चेंजिंग स्पीड एट द यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड तो 2 दे ही रखा है ना, ये तो मुझे पता है 2 है। यस सर, सर 100 हो जाएगा, 100 मीटर पर हाँ सेकंड स्पीड। हाँ, यानी उस समय एसी भी 2 होगा, होगा ना। यस और सर। एसी एसी का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर होता है ना। स्पीड स्क्वायर बाय आर होता है ना भाई। यस सर। तो स्पीड क्या आ जाएगा? आर कितना दिया? 50। तो वी क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकंड आ गया क्या? यस सर। तो यानी जिस समय की बात की जा रही है उस समय का पार्टिकल का स्पीड कितना है? एथलीट का स्पीड कितना है? सर 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, तो ये बताओ अगर वो यूनिफॉर्म रेट से अपना स्पीड चेंज कर रहा है और हर एक सेकंड में 2 चेंज करता है, तो कितनी देर बाद 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड आएगी? सर आफ्टर 5 सेकंड। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड का मतलब क्या? हर एक सेकंड स्पीड 2 से बढ़ जा रही है। मतलब 0 से स्टार्ट किया, 1 सेकंड के बाद 2 हो गया, 2 सेकंड के बाद 4 हो गया, 3 सेकंड के बाद 6 हो गया, राइट। तो आप क्या लिखोगे? स्पीड इज इक्वल टू 80 इंटू टी, क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है। 80 इंटू टी, 80 है 2 और टाइम हमको निकालना है। तो टाइम आ गया तुम्हारा 5 सेकंड। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। इज दैट क्लियर? तो हमारा जो टाइम का फैक्टर आ गया वो 5 सेकंड आ गया। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ये सारा कुछ जो हमने किया ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब हम काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात करेंगे ना, तो उसमें एक तो कैसे एंगुलर पैरामीटर में रिलेशन है वो निकालना है, और लीनियर और एंगुलर को रिलेट करना निकालना है। ठीक है भाई? और यही सब बातें करनी है। समझ में आ रही बात? यस सर। सो व्हेनेवर आई विल टॉक ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ये सब बातें जो मुझे ध्यान रखना है। यानी एक्लेशन के दो कंपोनेंट है। नॉन यूनिफॉर्म में हमारे पास एटी भी है और एसी भी है, और यूनिफॉर्म में क्या है? खाली क्या है? सिर्फ AC है। हाँ ओके। अच्छा ये बताओ, कभी किसी सर्कुलर मोशन में एसी 0 हो सकता है क्या? यस सर। बताओ, कैन वी हैव एसी 0 इन ए सर्कुलर मोशन? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या किसी सर्कुलर मोशन में एसी 0 हो सकता है? बोलो भाई, बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही है। लिख लो इसको। यस सर, शेयर हो सकता है। हाँ लिखो। इन ए सर्कुलर मोशन AC 0 is possible। सर AC एक्सेलरेशन है ना। हाँ, सेंट्रीपिटल एक्लेशन। यस सर, तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगी। अरे AC जो है ना वो तो, ये- अगर ओमेगा यूनिफॉर्म होगा तो ओमेगा स्क्वायर आर होता है, तो वो तो ये- खैर होगा ही होगा। हाँ, तो बताओ किसी सर्कुलर मोशन में ओमेगा का भी 0 पॉसिबल है? सर अगर बॉडी मूव ही ना करे। हाँ, तो ऐसा कैसे? जैसे मान लो एक पेंडुलम बॉब है, यहाँ से मैंने छोड़ दिया, ठीक है, ये क्या करेगा जी। बताओ? ऐसे घूमते 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 यहाँ आएगा, रुकेगा यहाँ पे, यस सर। फिर क्या करेगा? तो वापस आ जाएगा, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0। हाँ, तो बताओ इस पॉइंट पे ओमेगा क्या है? क्या है? सर 2 ओमेगा। यार इस पॉइंट पे ओमेगा 0 होगा ना। यहाँ तक आ गया उसके बाद तो वापस जाएगा ना ये। इस पॉइंट पे स्पीड 0 हो जाएगी, तभी तो वापस यस जाएगा सर। ये। यस सर। और यस। v होता है ओमेगा आर, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? 0। हाँ, तो इस पॉइंट पे अगर मैं पूछूं व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो क्या बोलोगे? 0। हाँ, उसी तरह से जब से चला था वहां पे क्या बोलोगे? जहां से मोशन स्टार्ट हुआ था वहां पूछेंगे तो क्या बोलोगे?
फ्रॉम ओमेगा स्क्वायर वाला। नहीं, वहां भी तो जीरो है ना, वहां तो मोशन स्टार्ट ही हो रहा है, ओमेगा यहाँ पे जीरो है ना, वी तो यहाँ भी जीरो है। Okay. अरे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए और बी दोनों पे ओमेगा जीरो है ना भाई। Yes, sir. तो उस पॉइंट पे सेंटीमीटर एक्लेशन क्या है? 0। हाँ, तो 0. इसका मतलब ये हो गया किसी सर्कुलर मोशन में क्या एसी जीरो पॉसिबल है? क्या बोलोगे? Yes, sir. यस सर। यस, कहाँ कहाँ? So at the start and end। हाँ, एट द स्टार्ट एंड एक्सट्रीम पॉइंट्स लिख लो, ठीक है, ठीक है। AC in a circular motion, AC is equal to zero, may be zero at the start of the motion and at end points, ठीक है, मतलब at and at extreme points, ठीक है भाई। Yes, sir. हाँ, तो ये हो सकता है जीरो, ठीक है भाई, ओके, ठीक है, राइट, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा है कि देखो, जो फोर्स लगता है ना टेंजेंट के अलॉन्ग, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल फोर्स। और टेंजेंशियल एक्लेशन इज टेंजेंशियल फोर्स बाय मास, ठीक है। और सेंटीमीटर एक्लेशन इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स टुवर्ड सेंटर, जिसको हम सेंटीमीटर फोर्स लिखते हैं, लिख लो, ठीक है। इन ए सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्लेशन इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स बाय मास, ठीक है। एंड फोर्स टुवर्ड सेंटर इज कॉल्ड सेंटीमीटर फोर्स। क्या नाम देते हैं? एंड फोर्स टुवर्ड सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? मास इंटू सेंटीमीटर एक्लेशन के, ठीक है ना भाई। यस सर। Yes, sir. और एसी का फॉर्मूला क्या होता है, वो रख दो, वी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर। समझ में आ रहा है? ओके, यस सर। यानी किसी भी सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? मास इंटू सेंटीमीटर एक्लेशन, ठीक है भाई, यस सर। इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। ठीक है, यस सर। इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये तो एक ही चीज है सब, ठीक है ना। राइट, यस सर। ये सभी एक ही चीज है। तो किसी भी सर्कुलर मोशन में जो टेंजेंशियल एक्लेशन होता है वो होता है एफ टी बाई एम, ठीक है। और सेंटीमीटर फोर्स हो जाता है ये, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे सेंटीमीटर फोर्स, ठीक है, जो कि एमएसी के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, सेंटीमीटर फोर्स तो हमने नाम दे दिया, बाकी लेकिन ये सारा आया कहाँ से? जो नॉर्मल फोर्स हम लोग जानते हैं, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, वेट, नॉर्मल रिएक्शन, उन्हीं से आएगा। कहां से आएगा? मतलब फोर्स कंपोनेंट टुवर्ड सेंटर इज नेम्ड एज सेंटीमीटर फोर्स and it is given by the usual forces that we know, right? ठीक है भाई, यानी अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इट ऑलवेज रिक्वायर्स फोर्स टुवर्ड सेंटर। जैसे मान लो एक एग्जांपल पूछते हैं तुमसे, मून क्या कर रहा है अर्थ के अराउंड? सर्कुलर मोशन कर रहा है, बताओ। यस सर। इज मून मेकिंग सर्कुलर मोशन अराउंड अर्थ? यस सर। या फॉर दैट मैटर एनी सैटेलाइट इज डूइंग सर्कुलर मोशन अराउंड अर्थ, कैन वी से दैट? यस सर। Yes, sir. तो क्या उसको सेंटीमीटर फोर्स नहीं चाहिए? चाहिए सर। चाहिए. कौन दे रहा है अगर पूछूंगे? सर अर्थ से ग्रेविटेशन। हाँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स दे रहा है। क्या दे रहा है? Gravitation. हाँ, तो अगर मैं कहूं कि मान लो, एक क्वेश्चन लिखो जरा, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला याद है ना तुम लोगों को?
बताओ, तो किसका फॉर्मूला? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला याद है ना? सर G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर). वन बिल्कुल M2 सही। square. हाँ, G(m1 m2 याद है ना? यस सर। हाँ, Yes. तब एक क्वेश्चन लिखो, ठीक है। ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ठीक है, ओके। ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस व्हाट? वो स्मॉल आर, ठीक है। मास ऑफ अर्थ दिया हुआ कितना? कैपिटल एम। कितना? कैपिटल M। हाँ, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी होता है, जानते ही हो ना, जी से यस रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आर दे दिया, एम दे दिया, जी दे दिया, ठीक है भाई, ठीक है। यस हाँ, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ सैटेलाइट एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट? नहीं, दो क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ सैटेलाइट एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ। सर टाइम पीरियड। हाँ, स्पीड भी बताना है और टाइम पीरियड भी बताना है, दोनों बताने हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ सैटेलाइट एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट? क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ सैटेलाइट एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, बताइए। बताएंगे? अभी आपने बताया था कि सेंट्रल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? सर ग्रेविटेशन फोर्स। हाँ, बिल्कुल। अभी यार, अभी हमारी क्लास का टाइम 11 बजे तक है ना? यस सर। तो स्कूलों में ग्रेविटेशन हो गया होगा शायद, Yes, नहीं sir. हुआ? यस सर हो गया। हो गया, तब तो आराम से बताओगे, ये तो बड़ा स्टैंडर्ड थ्योरी होता है सैटेलाइट का। ये बताओ, सैटेलाइट किस रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है? और स्मॉल आर, ठीक है ना। तो अब इसका डायग्राम बनाते हैं, देखो ध्यान से। चलो, ये है अर्थ हमारा, राइट। ये मान लो मेरा अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ का सेंटर है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट है मान लो। तो सैटेलाइट, ये डिस्टेंस आर हो गया, यानी सैटेलाइट क्या कर रहा है? ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा है, राइट, ठीक है भाई। यस सर। हाँ, अर्थ का मास कैपिटल एम है, सैटेलाइट का मास दिया नहीं, मान लेते हैं स्मॉल एम है, क्या? तो बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है सेंटर की तरफ? इस सर्कुलर मोशन का सेंटर कहाँ है? ओ है ना? सर वेलोसिटी। हाँ, बताइए बताइए। ऑर्बिटल स्पीड को वी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बताइए वी नोट क्या आएगी? क्या आएगा वी नोट? सर √G(m)/r। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जी इंटू कैपिटल एम बाय स्मॉल आर। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर स्पीड वी नोट मान ले तो सेंट्रल फोर्स कितना हो गया? एम वी नोट स्क्वायर बाय आर हो गया। यस सर। दैट शुड बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है?
जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। क्लियर है भाई? यानी सॉल्विंग इट आई एम गेटिंग दिस। क्लियर है? Yes, sir. स्मॉल एम तो कैंसिल आउट ही हो गया दोनों तरफ। ठीक है, एक आर यहाँ आर स्क्वायर से कैंसिल, एक आर बच गया। ये समझ में आ रहा है? ओके। यानी कहने का मतलब है जब भी कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा ना, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई रियल फोर्स होगा जो ये काम कर रहा होगा, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है सैटेलाइट के केस में। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड तो कौन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स? बताओ। When the electron revolve around nucleus in circular orbit, what will provide the required central force? बताइए। जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड, तो वहां क्या सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? वहां भी तो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए। हाँ एक बार पूछ लीजिए। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? वी नॉट सबको समझ में आ गया ना? Yes, sir. यस सर। हाँ। अच्छा ये बताओ, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉन, तुम जानते हो ना एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड, Yes, Yes. sir. तो वहां कौन सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है? तो न्यूक्लियस। The nucleus. हाँ, उस फोर्स का नाम क्या होता है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के जो बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं ना भाई, चार्जेस के बीच में जो Electrostatic फोर्स। force. हाँ, तो वहां पे चूंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ना, Yes, sir. यस सर। वही प्रोवाइड करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा ना, इसको हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए होगा, उस फोर्स का नाम होगा सेंट्रिपिटल फोर्स, और वो एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा, और कोई ना कोई रियल फोर्स ही ये काम कर रहा होगा। ठीक है भाई? Yes, sir. यस सर। हाँ, so if any particle is moving on a circular path, it always requires a force towards center. That force is called centripetal force. Obviously, some real forces will be doing this job, right? ठीक है, तो चलो इसमें एक पार्ट तो हो गया, वी नॉट आ गया। दूसरा क्या पूछा था मैंने? Sir, time period. Sir, वो इसमें कैसे? time period 1 revolution का निकालना है पूरा. ऑब्वियसली टाइम पीरियड पूछेंगे तो वन रिवोल्यूशन का ही टाइम होता है ना भाई। बाय डिफॉल्ट अगर हम टाइम पीरियड पूछेंगे किसी भी सर्कुलर मोशन का, तो एक रिवोल्यूशन का ही टाइम होगा ना। Yes, sir. So just a minute होगा. Sir, time period मेरा 2 pi upon. अभी है टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। फार्मूला से मत करो, अभी यहाँ से करो। यहाँ बताओ, वी नॉट मिल गया ना, तो Sir, ओमेगा क्या होगा? हाँ बताओ। Sir, t equals to 2 pi upon root over g m upon r cube. यस, क्लियर है। ठीक है भाई, क्लियर है? कैसे देखो, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है क्या? ओमेगा क्या होता है? वी नॉट बाय आर। Yes, sir. तो ये क्या आ गया यहाँ पे? अंडर रूट जी एम बाई आर क्यूब, ये आया। ठीक है, बोलो हाँ। Yes, sir. और यस टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा होता है ना भाई। Yes, sir. तो क्या आ जाएगा ये? तो किसी भी सैटेलाइट के टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? ठीक है, सो वी टॉक ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, दिस इज द फॉर्मूला, राइट? आ रही बात समझ में? Yes, sir. यस सर। हाँ, मतलब ये क्वेश्चन लेने का मेरा पर्पस बस इतना ही था कि तुमको मैं एम्फेसाइज करवाना चाह रहा था कि देखो कोई भी सर्कुलर मोशन होगा तो वी ऑलवेज रिक्वायर ए फोर्स टुवर्ड सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स, राइट? और जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा वो 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है भाई? Yes, sir. बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. हाँ, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है भाई। ठीक है,
यहाँ पे एक सिचुएशन आ रही है, मतलब अब ऐसे मतलब सर्कुलर मोशन में यही काम हम लोग करते हैं, कोई भी मोशन विजुलाइज करते हैं और देखते हैं कि उस समय सेंट्रिपिटल फोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, कौन दे रहा है, उसके हिसाब से कोई अननोन होगा तो वो निकाल लेंगे, या जो भी चीजें होंगी वो निकाल लेंगे। ठीक है भाई, तो मतलब तुमको ये ध्यान देना कि किसी भी सर्कुलर मोशन में जब हम एक्लेशन की बात करते हैं उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक टुवर्ड सेंटर होता है जिसको सेंट्रिपिटल एक्लेशन कहते हैं, ठीक है, तो उस तरफ जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रिपिटल फोर्स बोलते हैं, और अगर टेंजेंट की तरफ कोई फोर्स है तो टेंजेंशियल एक्लेशन है। ठीक है भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्लेशन नहीं होता। ठीक है भाई, ओके, Yes. यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर में टेंजेंशियल एक्लेशन नहीं होता तो टेंजेंशियल फोर्स भी नहीं होता। ठीक है भाई, ओके। Yes. हाँ, अब चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे इस चीज को एम्फेसाइज करने के लिए कर लेते हैं, करें। सो आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर क्वेश्चन, थोड़ा मैकेनिक्स ओरिएंटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये ऐसे है डायग्राम। ठीक है भाई, अभी मैंने इसको यहीं से छोड़ दिया। ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। ये है, ये जो बॉल है ना इसका मास है m। ठीक है, तो दो स्ट्रिंग लगे हुए हैं, दो धागे लगे हुए हैं, ये मान लो S1 है और ये S2 है। ठीक है, और ये एंगल थीटा है। अभी ये रुका हुआ है बॉल। ठीक है भाई, मतलब एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है, एक इंक्लाइन स्ट्रिंग है, दोनों से बंधा हुआ है और रुका हुआ है। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. और जो इंक्लाइन स्ट्रिंग है वो वर्टिकल के साथ क्या एंगल बना रहा है? So theta. थीटा। और इंक्लाइन स्ट्रिंग को हमने S1 नाम दिया है और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग को S2 नाम दिया है। ठीक है भाई, Yes, sir. ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेंशन इन, ठीक है, व्हाट इज द टेंशन इन S1 इन दिस डायग्राम? बताओ। सर एक बार डायग्राम में दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। एक बॉल है, उसके साथ दो स्ट्रिंग लगे हुए हैं, एक इंक्लाइन स्ट्रिंग और एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग। इंक्लाइन स्ट्रिंग को S1 नाम दिया है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग को S2 नाम दिया है। ठीक है, Yes, sir. ये बॉल बिल्कुल रुका हुआ है। जो इंक्लाइन स्ट्रिंग है वो वर्टिकल लाइन के साथ क्या एंगल बना रही है? So theta. थीटा। बस ये तीन चीजें, मतलब S1 S2 M थीटा, चार चीज दी गई, दिख रहा है डायग्राम में। Yes, sir. तो मेरा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए लिखो। लिख रहे हो? Yes, sir. क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेंशन इन S1? व्हाट इज द टेंशन इन S1? S1 का टेंशन बताना है आपको। बताइए क्या आएगा। पहले क्या करोगे, FBD बना लोगे। क्या बनाओगे? फ्री बॉडी डायग्राम। तो बताओ यहाँ पे M पे कितने फोर्सेस लग रहे होंगे भाई? So gravitational force. एक तो mg लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और So tension. कितने टेंशन लग रहे होंगे? So 2. कौन कौन से? So S2 और S1. हाँ, S1 का टेंशन मान लो T1 है, तो T1 तो ऐसे लगेगा, Yes, sir. और T2 ऐसे लगेगा, और तीसरा फोर्स कौन लेगा? mg, यही ना भाई? Yes, sir. तो मैंने तो T1 ही पूछा है ना। Yes, तो sir. अगर मैं वर्टिकल इक्विलिब्रियम से सोचूं तो क्या होगा? किसी भी कोई बॉडी अगर रेस्ट पे होता है, सारे डायरेक्शन में फोर्स जीरो होता है ना भाई। Yes, sir. तो सिग्मा Fy क्या आ जाएगा? इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं, यानी तुम्हारा आएगा T1 cos थीटा माइनस mg इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना? ये डायरेक्शन को मैंने y मान लिया। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो क्या आ गया T1? Sir mg upon cos theta. यानी mg sec थीटा, राइट? ठीक है भाई, Yes, sir. ठीक है, तो आ गया T1। ठीक है, पार्टी तो यही पूछा था और तो कुछ पूछा नहीं।
T2 पूछता तो वो भी बता देते। T2 इज T1 sin थीटा, और T1 मिल चुका है, बता दोगे ना हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम से। यस सर। हाँ, तो ये तो चलो ए पार्ट ए था। नाउ पार्ट बी, अब सर्कुलर मोशन वाले पार्ट में आ जाते हैं, पार्ट बी। ठीक है, ओके। नाउ स्ट्रिंग 2 इज कट। ठीक है, क्या लिख लिए? स्ट्रिंग 2 इज कट। हाँ, नाउ स्ट्रिंग 2 इज कट, क्या होगा अब? ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा ना भाई। यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन यही शुरू हो रहा है, देखो। नाउ स्ट्रिंग 2 इज कट, व्हाट इज द टेंशन इन स्ट्रिंग 1 जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग 2 इज कट? क्वेश्चन लिख लो, नाउ स्ट्रिंग 2 इज कट, व्हाट इज द टेंशन इन स्ट्रिंग 1 जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग 2 इज कट? Now string 2 is cut. ठीक है, what is the tension in string 1 just after string 2 is cut? बताइए, स्ट्रिंग 2 को काटने के तुरंत बाद स्ट्रिंग 1 में टेंशन कितना है, ये बताना। कैन यू टेल मी? यहाँ पे टेंशन आपका सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल हो जाएगा ना। देखो, अगर जैसे स्ट्रिंग 2 को काटेंगे तो काटने के तुरंत बाद स्पीड क्या होगी? सर यू तो 0 होगा। हाँ, यानी उस समय का सेंटीमीटर फोर्स 0 होगा, लेकिन उसी से हमको सॉल्व करना है। मतलब ये एक्सट्रीम पॉइंट हुआ ना सर्कुलर मोशन का, यस सर। स्टार्टिंग पॉइंट हो गया सर्कुलर मोशन का, क्योंकि अब जैसे ही इसको काटेंगे ना, उसके बाद ये ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, है ना भाई। यहाँ से ऐसे होते 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 आएगा और यहाँ आके रुक जाएगा, यानी ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। यस सर। यस ठीक सर। है, तो उस सर्कुलर मोशन के लिए ये पॉइंट कौन सा पॉइंट बना? स्टार्टिंग पॉइंट बन गया ना। यस सर। तो बताओ आप कैसे करेंगे सॉल्व? और स्पीड 0 है, तो अब मोशन तो सर्कुलर मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट बन गया, स्पीड 0 है, यानी जो अगर स्पीड कभी 0 हो जाए सर्कुलर मोशन में, तो सेंटीमीटर एक्लेशन भी 0 होगा ना। यस सर। यानी सेंटर की तरफ नेट फोर्स 0 होना चाहिए। यस सर। तो क्या आएगा आंसर? T1 निकालना है, मतलब स्ट्रिंग 1 का टेंशन मान T1 डैश मान लो, तो काटने के बाद टेंशन को अगर मैं T1 डैश लिख दूं, तो काटने के तुरंत बाद अगर मैं T1 डैश की बात करूं तो T1 डैश हमको निकालना है, और T2 हो गया 0, T2 डैश तो 0 हो गया ना भाई। यस सर। और ये जो स्पीड v है वो भी 0 हो गया, तो AC भी क्या हो गया? 0। इसका मतलब हुआ कि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स हमको 0 करना है, तो टेंशन तो T1 डैश ऐसे लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है? mg का कंपोनेंट, mg cos थीटा लगेगा ना। यस सर। यानी जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग 2 इज कट, T1 डैश माइनस mg cos थीटा, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, यही हुआ ना भाई। T1 डैश माइनस mg cos थीटा इक्वल टू व्हाट? 0। ठीक है ना भाई, यानी MAC समझ में आ रहा है। यस ये सर। तो T1 डैश क्या आ गया? mg cos थीटा। हाँ, समझ में आया। यानी देखो तुरंत बदल गया वो, पहले mg cos थीटा था ना, अभी क्या हो गया? mg sec थीटा बन गया। ये क्या बन गया है? इंजी सेक्शन। हाँ, तो तो देखो पहले हमेशा mg sec थीटा था ना। पहले mg cos थीटा था ना, सॉरी सॉरी, पहले mg sec थीटा था, अब mg cos थीटा बन गया, सॉरी 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 सॉरी, अब mg cos थीटा बन गया नहीं। यस सर। हाँ, समझ में आया। तो देखो एक स्पेशल केस है सर्कुलर मोशन में, अगर सर्कुलर मोशन में रेस्ट का पॉइंट आ जाए कहीं, या एक्सट्रीम पॉइंट आ जाए, तो वहां पे AC 0 होता है। ठीक है, तो AC 0 होने का मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर 0 हो जाएगा उस स्टैंड पे। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये पार्ट भी हो गया ना, क्या हो गया? पार्ट बी। हाँ, ये सबसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन को समझाने का ये सबसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तीसरा लिखो, पार्ट सी, लिख रहे हो? यस सर। पार्ट सी लिखो, व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग 2 इज कट? अब ये बताओ।
क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार। What is the net acceleration of the particle just after string 2 is cut? What is the net acceleration of the particle just after string 2 is cut? String 2 को कट करने के तुरंत बाद पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन क्या है? रिटन सर। हाँ बोलो अब। इसी डायग्राम में पूछ रहा हूं, मतलब इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। सर 80। हाँ तो 80 ही है, लेकिन 80 की वैल्यू बता रही है ना तुमको। अच्छा सर। सही है, 80 ही है, ठीक है, क्योंकि AC 0 है तो 80 नेट एक्सेलरेशन है, ठीक है। अच्छा हाँ लेकिन वो 80 की वैल्यू क्या है? अब सोचो 80 मतलब टेंशियल डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है, बस उसको विजुलाइज कर लो, मास से डिवाइड कर दो। हाँ मतलब ये भी अच्छा पॉइंट है, मतलब अच्छा एनालिसिस है कि 80 ही होगा, मतलब इट्स वन ऑफ द पार्ट ऑफ एनालिसिस। दूसरा पार्ट है कि 80 की वैल्यू क्या हो जाएगी। हो गया भाई? अच्छा ये बताओ, इस समय टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन सा फोर्स देगा, मतलब इस तरफ कंपोनेंट किसका आएगा? ये देखो ये एंगल तो थीटा है, ये तो 90 माइनस थीटा है, तो ये बताओ व्हिच फोर्स विल गिव टेंजेंशियल कंपोनेंट एट दिस इंस्टेंट? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो ये बताओ इस समय कौन सा फोर्स होगा जिसका कंपोनेंट आएगा टेंजेंट की तरफ? Which force will give the component along tangent at this point? टेंशन और टेंजेंट के बीच में क्या एंगल है अभी? T1 और T1 डैश और इसके बीच में तो जी 90 है ना, यस इसका तो सर। कोई कंपोनेंट होगा ही नहीं। यस सर। किसका होगा? दो ही तो फोर्स लग रहे हैं, T1 डैश और mg। ये तो हट ही गया, स्ट्रिंग तो काट ही दिए। बताओ। अरे तो खाली mg का कंपोनेंट आएगा ना, कितना आएगा? अरे भाई देखो ये 90 माइनस थीटा है ना, ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। तो अगर mg का कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में देखेंगे तो कितना आएगा? यही तो टेंजेंशियल डायरेक्शन है। अरे भाई किसी वेक्टर का किसी एक लाइन के साथ 90 माइनस थीटा एंगल होता है तो कंपोनेंट क्या होता है? फोर्स इनटू साइन थीटा आ जाता है ना। यस सर। यस तो सर। क्या आएगा? तो व्हाट इज द टेंजेंशियल फोर्स हियर? mg sin थीटा। हाँ तो टेंजेंशियल फोर्स तो पता चल ही गया, तो टेंजेंशियल एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे हम लोग? एडी का क्या फॉर्मूला होता है? टेंजेंशियल फोर्स बाय मास। क्या? सर तो तो क्या फिर आया? ये sin थीटा हो जाएगा। बस खत्म।
तो आंसर है जी sin थीटा प्लस। क्लियर है? Yes, sir. और टेंशियल इक्वेशन ही नेट इक्वेशन है, तो क्या आंसर है? Sir, G sin theta. दैट्स इट। ठीक है, ओके। Yes, sir. सर आपने इसमें 90 माइनस थीटा वो कैसे किया, मुझे समझ में नहीं आया। अब वो तुम बताओ, उतना ज्योमेट्री तो तुमको आना चाहिए ना भाई, जरा दिमाग लगाओ थोड़ा, खुद से विजुलाइज करो। अरे सीधी बात है, देखो ये एंगल जो है ये थीटा है, Yes, sir. और ये एंगल कितना है? ये अगर थीटा है तो ये एंगल कितना है? ये वाला एंगल Sir, theta. थीटा है, ये स्ट्रिंग का लाइन है, Yes. तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये तो इसके परपेंडिकुलर है ना भाई, तो ये कितना बचेगा? Yes, sir, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बस, ठीक है ना? तो Yes, एमजी का sir. कंपोनेंट इस तरफ एफटी, ठीक है। Yes, तो sir. इनफैक्ट फिजिक्स में ना थोड़ा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल एनालिसिस होती है, ठीक है, Yes, sir. और वो तुमको थोड़ा मोड़ा रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. हाँ, ओके, गॉट द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है भाई। देखो फिजिक्स ना बड़ा मतलब कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, अगर बेसिक पॉइंट्स पे फोकस करोगे ना तो लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, और फॉर्मूले से जाओगे तो हमेशा फिजिक्स एक मिस्ट्री रहेगा, लेकिन बेसिक पॉइंट से अगर फॉलो करोगे ना तो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर। जैसे ज्यादा समझोगे मजा आने लग जाएगा, ठीक है। ये फिजिक्स की मतलब बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन जब तक फॉर्मूला से करते रहोगे तब तक मिस्ट्री रहेगा, पता नहीं कब क्या हो रहा है, ऐसे फील आएगा। लेकिन जब बेसिक समझना शुरू कर दोगे तो फिर वो आसान होता चला जाएगा। शुरू में जरूर थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, बट धीरे धीरे इजी हो जाएगा, ठीक है भाई? मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, लेकिन देखो कंटिन्यूटी एंड इन्वॉल्वमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वॉल्व रहेंगे, कंटिन्यूस रहेंगे, और खुद से सोचने की कोशिश करेंगे। हाँ, ज्योमेट्री का रोल थोड़ा थोड़ा बीच में आता रहेगा, तो आसान सी ज्योमेट्री होगी, कोई बहुत ज्यादा डीप ज्योमेट्री नहीं होगी। जैसे ये तो सबको पता होता है करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, अब ये टोटल टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 होता है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो कंपोनेंट लेते हुए ध्यान देना पड़ेगा वो थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम करते जाओगे ये सब अपने आप होता चला जाएगा, ठीक है, इधर क्लियर? Yes, तो sir. आपका फोर्स जो सेंटर की तरफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी किसी भी सर्कुलर मोशन में आपको ये बात ध्यान देनी है कि एक तो जो सर्कुलर मोशन का प्लेन होगा उसके नॉर्मल के अलॉन्ग नेट फोर्स हमेशा 0 होगा, ठीक है भाई। Yes, sir. किसी भी सर्कुलर मोशन में, जैसे मान लो कोई हॉरिजॉन्टल सर्किल में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा? 0। यानी अगर मान लो कोई एथलीट जो है सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है, तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन हिम, तो क्या बोलोगे? 0. क्यों? नहीं, नॉर्मल रिएक्शन 0 क्यों बोल रहे हो? नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होगा ना, एमजी तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता ही है ना, Yes, sir. Yes, sir. तो क्या बोलोगे नॉर्मल रिएक्शन? अरे नॉर्मल रिएक्शन और एमजी का रिजल्टेंट 0 होगा ना वर्टिकल डायरेक्शन में, तो एन तो वर्टिकली अपवर्ड लगेगा और एमजी नीचे लगेगा, तो एन माइनस एमजी इक्वल टू 0, यानी एन इक्वल टू व्हाट? Sir, mg. हाँ, यानी ये बात ध्यान देनी, जैसे कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो नॉर्मल टू प्लेन ऑफ द सर्किल नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है भाई? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. यानी कोई एथलीट अगर सर्कुलर ट्रैक पे हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन वैल्यू एमजी हो जाएगी, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, और जानते हो जैसे कोई लिविंग बॉडी या कोई भी व्हीकल अगर हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे सर्कुलर मोशन करती है या हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन करती है, तो उसको रिक्वायर्ड सेंट्रल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? Sorry, sir. Question repeat कर दिए. लिख लो, एक लाइन की तरह लिख लो इसको। Yes, sir. फॉर ए व्हीकल, फॉर ए व्हीकल और लिविंग बॉडी, फॉर ए व्हीकल और लिविंग बॉडी, फॉर ए व्हीकल और लिविंग बॉडी, ठीक है, Yes, sir.
doing circular motion for a vehicle or living body, अंडर सर्कुलर मोशन कर दो, फॉर लिख दिया ना, फॉर ए लिविंग फॉर ए व्हीकल और लिविंग बॉडी अंडर सर्कुलर मोशन, ठीक है। ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन या ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऐसा लिख दो, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। ओके, Yes, sir. हाँ, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by friction. The required centripetal force is provided by क्या? Friction. फ्रिक्शन। यानी अगर कोई व्हीकल या कोई लिविंग बॉडी सर्कुलर मोशन करती है हॉरिजॉन्टल रोड पे या हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो रिक्वायर्ड सेंट्रल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? Friction. फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। Yes, sir. ओके, तो अगर मैं तुमसे ऐसे केसेस में पूछूं व्हाट इज द मैक्सिमम रेडियस देके पूछूं व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड इन टर्म्स ऑफ म्यू, तो बता सकते हो? बताओ, ये क्वेश्चन लिखो, ठीक है, लिखो। ओके, a vehicle is taking turn on a horizontal road of radius r, on a horizontal road of radius r, ठीक है। Yes, sir. A vehicle is taking turn on a horizontal road, ठीक है, of radius r, ठीक है भाई। Yes, sir. हाँ, ठीक है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन रोड एंड द टायर इज म्यू, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द टायर इज क्या? New. म्यू, ठीक है। ओके, Yes, sir. राइट, हाँ। विथ व्हाट मैक्सिमम स्पीड द व्हीकल कैन टेक टर्न, बताओ, विथ व्हाट मैक्सिमम स्पीड द व्हीकल कैन टेक टर्न, ठीक है। यहाँ पे जहां थ्योरी लिख रहे तो वहां एक बात और लिख लेना, द नेचर ऑफ फ्रिक्शन इज स्टैटिक। अभी लिखे थे ना थ्योरी की, व्हीकल अगर हॉरिजॉन्टल टर्न लेता है तो कौन प्रोवाइड करता है रिक्वायर्ड सेंट्रल फोर्स? Friction. हाँ, वहां पे एक लाइन और लिख लेना, नेचर ऑफ फ्रिक्शन इज स्टैटिक, ठीक है। क्योंकि व्हीकल और सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता है, या लिविंग बॉडी हो तो भी नहीं होता। जैसे तुम चलते हो, जब तुम्हारा पैर स्लिप करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है sir. नहीं करता। उसी तरह से कोई भी लिविंग बॉडी जब चल रहा होता है तो उसमें रिलेटिव मोशन नहीं होता है सरफेस और उसके बीच में, ठीक है। उधर व्हीकल में भी नहीं होता। व्हीकल में अगर ध्यान से देखोगे, जो व्हील का जो सबसे लोएस्ट पार्ट होता है वो इंस्टैंटेनियस रेस्ट पे होता है, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो नेचर ऑफ फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक होगा इस टाइप की, ठीक है। ओके, तो अब आप बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका? मैक्सिमम स्पीड पूछा, मान लो इस मैक्सिमम स्पीड वी है, वीएम है, क्या है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. तो बताओ रिक्वायर्ड सेंट्रल फोर्स कितनी होगी? रेडियस दिया हुआ ना, Yes, sir. आर। तो रिक्वायर्ड सेंट्रल फोर्स क्या होगा? मान लो ऐसे हम सर्कुलर मोशन पे टर्न ले रहे हैं, ठीक है, वी स्पीड से, वीएम नाम दे दिया इसको, ठीक है, और ये हमारा रेडियस है, ठीक है।
तो बताइए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आ रहा है हमारा, सेंटर की तरफ जो फोर्स आ रहा है, एफसी नाम दे देंगे, तो एफसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका मास हम ले लिया व्हीकल का, बताओ व्हाट इज रिक्वायर्ड सेंट्रल फोर्स हियर? सर रैम ओमेगा स्क्वायर। हाँ एम वी एम स्क्वायर यार, यही ना? यस सर। वीएम मान लो मैक्सिमम स्पीड ले रहे हैं, ठीक है। ये कौन प्रोवाइड करता है? सर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। और तुम जानते हो फ्रिक्शन की वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? म्यू एन। यस सर। हाँ तो जस्ट मिनट में आंसर आ गया। हाँ तो न्यू की वैल्यू न्यू के टर्म्स में जाना है ना। हाँ। और सब मेरा रिलेशन आ रहा है ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू। ओमेगा नहीं, वीएम के बारे में पूछा है, वी मैक्स पूछा है, मैक्सिमम स्पीड पूछा है। जस्ट मिनट सर। म्यू एन इक्वल टू म्यू एम जी हो गया ना? यस। तो यहाँ पे देखो दोनों तरफ में क्या क्या कॉमन है, उसको काट दो। मेरा ओमेगा इक्वल्स टू रूट ओवर म्यू जी अपॉन आर आ रहा था। हाँ तो वीएम आ जाएगा, ओमेगा आर कर दो, क्या दिक्कत है? यस सर। ठीक है, वीएम ये हो गया, तो वीएम अगर ये हो गया तो ओमेगा मैक्सिमम कितना हो गया? आर से डिवाइड कर देंगे, ओमेगा एम इक्वल टू वीएम बाय आर। नहीं, तो अगर यस मैक्सिमम की बात करें तो यही आ जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट म्यू जी बाय आर, राइट? यस। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल बात क्या है कि जब भी कोई व्हीकल या कोई भी लिविंग बॉडी हॉरिजॉन्टल टर्न लेता है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो कौन प्रोवाइड करता है रिक्वायर्ड सेंट्रल फोर्स? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग केस में जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है तो फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू ले लेती है, इससे कम स्पीड से भी हम दौड़ सकते हैं क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है तो कम वैल्यू तो ले ही सकता है ना। यस सर। हाँ तो वी कैन कीप आवर स्पीड लेसर बट नॉट मोर देन दिस, ठीक है। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो स्कीड कट जाएंगे, ठीक है। यस सर। हाँ तो ये एक बहुत फंडामेंटल बात है कि जब भी आप टर्न लेते हो हॉरिजॉन्टल सर्किल में, रफ हॉरिजॉन्टल रोड पे, तो सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है। किसी भी सर्कुलर मोशन में फंडामेंटली बस तुमको यही करना है, क्या करना है कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर जो है वो एम बी स्क्वायर के बराबर कर देना है। और नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर जब करोगे तो उसमें एफबीटी देख लेना सेंटर की तरफ कौन कौन सी फोर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। ओके, और उसको फिर एम बी स्क्वायर वायर को लिमिटिंग वैल्यू फ्रिक्शन से इक्वेट कर देना, ठीक है भाई। हाँ, और अगर कभी टेंजेंशियल एक्लेशन भी हुआ, मतलब स्पीड चेंज करेगा तो टेंजेंशियल एक्लेशन भी होगा, तो टेंजेंशियल एक्लेशन भी जैसे सर्कुलर ट्रैक पे जो अगर स्पीड चेंज करता है तो टेंजेंशियल एक्लेशन भी फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करती है, लिख लो इस बात को, ठीक है। इन सच केसेस इफ द स्पीड चेंजेज, in such cases if speed changes, tangential force is also provided by friction. In such cases if speed changes, tangential force is also provided by क्या? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। क्लियर है भाई? यस सर। In such cases if speed changes, tangential force is also provided by friction. क्लियर है? यानी इस तरह के मोशन में अगर स्पीड चेंज करेगा तो टेंजेंशियल फोर्स भी कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन। यानी अब फ्रिक्शन का दो काम हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी प्रोवाइड करना और टेंजेंशियल फोर्स भी प्रोवाइड करना। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली सर्कुलर मोशन में ना इसी चीज को अप्लाई करना हमको थोड़ा सीखना पड़ेगा, दो क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन भी डिस्कस कर लेंगे, और ये जैसे बैंकिंग ऑफ रोड्स वगैरह के क्वेश्चन आते हैं या कोनिकल पेंडुलम वगैरह का केस आता है तो वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई।